नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इंदौर को दी मेट्रो की सौगात। एक बार फिर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का किया विमोचन। अहिल्याबाई को बताया संस्कृति की संरक्षक, कहा नाम में है सेवा भाव। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत आज पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। विदेशों में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक जीत। कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया गया अपना बयान लिया वापस। सिएरा लियोन में श्रीकांत शिंदे ने कहा, हर बार आतंकी हमलों के जरिए पाकिस्तान ने दिया है धोखा। और देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और असम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। उन्होंने जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ से संबंधित शिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे के विभिन्न बुनियादी ढांचों का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त भी हस्तांतरित की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से रखने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी और यात्री सेवाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से फसलों में विविधता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें आदिवासी बेटी राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को
हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर चर्चा करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने सिर्फ हमारा खून ही नहीं बहाया है, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी, जो उनके लिए काल बन गई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। भोपाल में आयोजित लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह के साथ अभिवादन किया। मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री जनसभा में लोगों के बीच से होकर गुजरे और जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे हमारे 30 से ज्यादा कलाकार ढोल नगारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन से पहले राज्य की प्रगति और देवी अहिल्या सुशासन मॉडल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें राज्य से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से बड़ी संख्या में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो।
घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NIA लगातार छापेमारी कर रही है। NIA के अनुसार देश भर में 15 स्थानों पर NIA की टीमें सर्च के काम को अंजाम दे रही हैं। NIA की टीम गोरखपुर भी पहुंची है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ले रही है। पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश के दौरे पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला कोलंबिया के बगोटा में ये प्रतिनिधिमंडल है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वह बयान वापस ले लिया जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज जो हमें स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। Like the Vice Minister very graciously mentioned, they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबियाई कांग्रेस का दौरा किया। कोलंबियाई कांग्रेस का एक द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका है जिसका गठन सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के दूसरे आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। शशि थरूर ने कहा, हमें गर्व है कि हम महात्मा गांधी की भूमि से हैं। उन्होंने हमें अहिंसा और शांति का महत्व सिखाया और उन्होंने हमारा स्वतंत्रता के संघर्ष में नेतृत्व किया। इस दौरान शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने तादेओ लोजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया और बोगोटा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारत के सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की जानकारी दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा की, साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्री टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ शांति की वार्ता की पहल की, लेकिन किस तरह पाकिस्तान ने हर बार आतंकवादी हमलों के जरिए भारत को धोखा दिया। Our two prime ministers themselves personally visited Pakistan, did number of declarations. We always initiated peace talks with our neighboring nation Pakistan, but every time we were backstabbed by the terrorist attacks. Why this Operation Sindoor happened? Because we were attacked continuously, and this time the attack was not only on the citizens, it was on the humanity. So defend our citizens, to defend our nation, we have to undertake this Operation Sindoor. But in this Operation Sindoor, if you mark, only the 9 terrorist camps were neutralized. We did not attack any of the civilian city or the accommodation. एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय इथियोपिया के एडिस अबाबा में है। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हेला मारियम डेसालेगन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या रुख है, इसे भी स्पष्ट किया।
देसालेगन से मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि आतंकवाद के उन्मूलन की इस यात्रा में इथियोपिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। We were very, very warmly received and very reassured that in this journey of eradication of terrorism, Ethiopia stands together solidly with India. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की करतूत को जानती है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ युद्ध छेड़ने की दुस्साहस की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all, my friends from India, need to know that we fought 4 conventional wars: 1948, 1965, 1971, and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गई जर्नैल की दुकान। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर एडमिरल सैमुओ पापारो से मुलाकात की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों देशों ने उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमति जताई। जनरल अनिल चौहान संग्रीला वार्ता के 22वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए 1 जून तक सिंगापुर की यात्रा पर है। सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला वार्ता के दौरान भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने और ब्राजील के सशस्त्र बल के प्रमुख एडमिरल अगुइर फ्रीरे के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि रक्षा आधुनिकीकरण के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने इसे साबित कर दिया है। सिंगापुर में आयोजित 22वें शांग्रीला डायलॉग में जनरल अनिल चौहान ने विभिन्न देशों के थिंक टैंकों के साथ अकादमिक बैठक में हिस्सा लिया। जनरल चौहान ने कहा कि 3 दिनों के भीतर भारत ने प्रभावी ढंग से और बिना किसी और नुकसान के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल आकाश मिसाइल प्रणाली जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, बल्कि विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर हुए बिना वायु रक्षा के लिए अपना स्वयं का बुनियादी नेटवर्किंग ढांचा भी बनाया है। साथ ही पूरे देश में कई स्रोतों से रडार को एक सुसंगत नेटवर्क में एकीकृत किया गया है। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम खुद के उपग्रह संसाधनों पर निर्भर रहे, जबकि यह काफ़ी हद तक संभव है कि पाकिस्तान ने चीन या अन्य पश्चिमी देशों से सहयोग मांगा हो। साथ ही जनरल चौहान ने आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इतनी आसान नहीं थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जैसे जैसे कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रक्रिया शुरू हुई। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि विशेषकर नेटवर्क युद्ध के लिए विदेशी तत्वों पर 100% निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब स्टार्टअप, एमएसएमई और रक्षा में निवेश वाले बड़े उद्योगों का उदय हम देख रहे हैं। इस महत्वपूर्ण संवाद के दौरान जनरल चौहान ने भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर भी संबोधन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 27 से 29 मई तक वाशिंगटन डीसी की यात्रा की। विक्रम मिस्री की यात्रा 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट की शुरुआत की। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। यात्रा के दौरान विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने विदेश विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, रक्षा विभाग, राजकोष विभाग और वाणिज्य विभाग के समकक्षों के साथ व्यापक चर्चा की। अमेरिकी विदेश उप सचिव क्रिस्टोफर लैंडो के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय एजेंडे के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी, व्यापार और प्रतिभा 21वीं सदी में भारत अमेरिका साझेदारी को आकार देने वाले प्रमुख स्तंभ हैं। रक्षा उप सचिव स्टीव फीनबर्ग और नीति उप सचिव एल्ब्रिस कोल्बी के साथ बैठकों में दोनों पक्षों ने एक मजबूत और दूरदर्शी रक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। चर्चा सह उत्पादन और सह विकास पहल, निरंतर संयुक्त सैन्य अभ्यास, रसद, सूचना साझाकरण, सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित रही। विदेश सचिव ने ट्रेजरी के उप सचिव माइकल फाल्केंडर के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सहयोग और आगामी वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATF प्रक्रियाओं में समन्वय शामिल है। वाणिज्य के अवर सचिव जेफरी केसलर के साथ अपनी बैठक में दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रगति, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग और ITAR और निर्यात नियंत्रण विनियमों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता की समीक्षा की। वे जल्द से जल्द भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता की अगली बैठक बुलाने पर सहमत हुए हैं। कॉम्पैक्ट में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, ट्रस्ट पहल, आतंकवाद का मुकाबला, हिंद महासागर की रणनीतिक उद्यम और क्वाड, I2U2 और IMEEC जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सहयोग सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों पर विस्तृत अंतर एजेंसी चर्चा हुई। विदेश सचिव मिस्री ने DNSA पवन कुमार के साथ मिलकर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने थिंक टैंक समुदाय के सदस्यों के साथ गहन बातचीत की, जिसमें भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में तैयारियों की समीक्षा की और टाइगर डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात करके ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। सेना प्रमुख ने BSF की भी जमकर प्रशंसा की। थल सेनाध्यक्ष ने अखनूर सेक्टर में अग्रिम चौकियों की रक्षा की सहायता के सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी और उनकी टीम की बहादुरी को भी सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की जांच की तैयारी की जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी, उनको बताया जाएगा कि गोलीबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट, वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजों और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल के लिए जिला प्रशासन जम्मू ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि जिले भर में आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में 31 मई 2025 को रात 8 बजे से 8:15 बजे तक 8:15 बजे तक मॉक ब्लैकआउट ड्रिल आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसका पालन करना आवश्यक है।
आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि इस दौरान क्या होगा और क्या जनता को करना होगा। शाम 8 बजे सायरन बजने के तुरंत बाद सभी लाइटें और प्रकाश के स्रोत बंद करने होंगे। प्रकाश उत्सर्जन को रोकने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाना चाहिए। घबराएं नहीं, ये एक मॉक ड्रिल है, कोई वास्तविक आपातकाल नहीं है। सभी व्यावसायिक गतिविधियां, वाहनों की आवाजाही, नियमित परिचालन पर 15 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के घबराहट से बचने के लिए सूचित कर दें और तैयार रहें। अभ्यास के दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं और गहन देखभाल सुविधाएं कार्यरत रहेंगी। इस अभ्यास के तहत सफलता के लिए आपका पूरा सहयोग आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर एक लचीले, सतर्क और सुरक्षित जम्मू का निर्माण करें। और मॉक ड्रिल को लेकर जम्मू कश्मीर के जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने सभी से मॉक ड्रिल में शामिल होने की अपील की है और उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल अपने आप को मजबूत करने के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल तो बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक इवैक्यूएशन के रिगार्डिंग हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे लिए बने हुए हैं तो उनको कैसे फॉलो करना है, और एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एक ये, दूसरा चीज़ कि ब्लैकआउट की दशा में हमें कैसे अपना रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए पूरी तैयारी है। तो सभी लोगों से अपील करता हूं जो जम्मू के लोग हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को ट्रेन करने की दिशा में एक कदम है जो कि सरकार द्वारा किया जा रहा है। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्हूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट से जीवन गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीवन गुप्ता बीजेपी पंजाब के पूर्व महासचिव हैं और फिलहाल बीजेपी पंजाब के कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुका है। लुधियाना पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हो गई है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को उपचुनाव होंगे और 23 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने और आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में 15 दिन तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को चलाया जा रहा है, जहां पर देश के कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बॉर्डर से सटे गांव चक्रोही का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने महिला किसानों, महिला उद्यमियों से संवाद किया और ड्रोन कर्मियों से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से ज़्यादा अभियान से जुड़ने और वैज्ञानिकों के साथ संवाद करने की बात कही। किसान को समृद्ध अगर बनाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, तभी खेती फायदे का धंधा बनेगी। आज हमारे कृषि के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपार संभावना है उत्पादन बढ़ाने की।
इसलिए लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में जाते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उस गांव की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उस पर कौन सी फसलें हो सकती है, खाद कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वायरस का अटैक हो तो कैसे निपटना चाहिए, इन सब की जानकारी जो शोध और रिसर्च करके वैज्ञानिकों के पास है वो किसान को देते हैं। तो विज्ञान और किसान एक हो रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के उपयोगों के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। भारत में तंबाकू का इस्तेमाल एक बेहद गंभीर समस्या है। तंबाकू के सेवन से 11 तरह के कैंसर होते हैं। युवाओं में तंबाकू की बढ़ती लत बेहद गंभीर समस्या है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू दिवस का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश। तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों को उजागर करना है। युवाओं में बढ़ते तंबाकू का सेवन का प्रचलन और हुक्का बार की लत चिंता का कारण है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। जानकार मानते हैं कि तंबाकू के सेवन से 10 तरह के कैंसर होते हैं। तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। पहली बार 31 मई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा है। तंबाकू से हर साल दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये दिन तंबाकू और उससे जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों संबंधी बीमारियों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाता है। खासकर ये दिन युवाओं और बच्चों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश देता है। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों, मुंह, गले, पेट का कैंसर होने की आशंका रहती है। दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की समस्या हो सकती है। तंबाकू के सेवन से पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। समय से पहले मौत का खतरा रहता है। जाहिर है जागरूकता से ही तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण किया जा सकता है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वॉक फॉर लाइफ क्विट टोबैको कार्यक्रम का नेतृत्व किया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बांसवाड़ा से डूंगरपुर के बीच हैंगिंग ब्रिज का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। हैंगिंग ब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही हैंगिंग ब्रिज जनता को समर्पित किया जाएगा। हैंगिंग ब्रिज एक जिले से दूसरे जिले में आने का महत्वपूर्ण साधन होगा। ये ब्रिज गुजरात और राजस्थान के बीच दूरी को भी कम करेगा। ब्रिज के बनने के बाद रोजगार और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होने वाला है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज से डूंगरपुर बांसवाड़ा की दूरी अब सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाएगी। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो केबल के सहारे है। गुजरात और राजस्थान की दूरी हैंगिंग ब्रिज से होगी कम। हैंगिंग ब्रिज से रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली ग्राम पंचायत के बेडुआ और बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी के बीच बन रहे हैंगिंग ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। हैंगिंग ब्रिज पर रंग रोगन का काम चल रहा है। दोनों ओर सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में जनता को ये सौगात मिल जाएगी। इससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोनों जिलों के लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि ये राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है जो केबल के सहारे है। और ये जो तकनीक है ये सबसे पहले बॉम्बे वर्ली सीरीज में बनी थी। अब इंडिया के अंदर भी इस तकनीक के अंदर काफी निर्माण हो रहा है और ये राजस्थान सरकार का पहला ब्रिज है जो केबल
स्टे से बन रहा है। इसका लाभ ये है, एक तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिले को आपस में जोड़ देगा और लोगों को कम से कम इसमें 40-45 किलोमीटर का कम रास्ता तय करना पड़ेगा। हैंगिंग ब्रिज से डूंगरपुर बांसवाड़ा की दूरी अब सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाएगी। पुल का काम पूरा होने के साथ ही चिखली से बेडुआ की दूरी 4 किलोमीटर और बेडुआ से आनंदपुर की दूरी 4 किलोमीटर होगी। आनंदपुरी से मानगढ़ की दूरी 8 किलोमीटर है। ऐसे में चिखली से मानगढ़ की दूरी अब केवल 16 किलोमीटर रह जाएगी। वर्तमान में चिखली से सागवाड़ा परतापुर होकर मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये पुल भूकंपरोधी नवीनतम तकनीक से लैस है और इस पुल की संरचना को मॉनिटरिंग हेतु आधुनिक स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटर लगाया जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 1906 मीटर है और इसमें सेंसर लगाए जाएंगे जिससे इस पुल में जो सरिया लगा हुआ उसके कोरोजन की स्थिति की मॉनिटरिंग करें। आपको बता दें कि आनंदपुरी से थोड़ी दूर पर गुजरात की सीमा लगती है। ऐसे में डूंगरपुर से गुजरात जाने का सबसे बेहतरीन मार्ग हैंगिंग ब्रिज होगा। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल की विशेषता भी है, जल स्तर बढ़ने पर पुल डैमेज होने की सूचना अधिकारियों को मिल जाएगी। अभी जो चिखली आनंदपुरी वाला जो संगमेश्वर हैंगिंग ब्रिज बना है वो चिखली आनंदपुरी डूंगर और बांसवाड़ा की दूरियां बहुत कम हो जाएगी, जो पहले से 110 किलोमीटर दूर था अब मात्र 15 किलोमीटर में रह जाएगा। ये फायदा हो गया हमारे लोगों को और जो बाहर जो टूरिस्ट भी आएंगे उनके लिए बढ़िया हो जाएगा कि बाहर के लोग आएंगे डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर उतर के 50 किलोमीटर तो मालगढ़ आ जाएंगे। फायदा मिलेगा लोगों को, आवागमन की सुविधा अच्छी हो जाएगी। इस पुल पर भूकंप का भी असर नहीं पड़ेगा। हाई तकनीक से बन रहा ये पुल गुजरात और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा। जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में आसानी होगी। पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हैंगिंग ब्रिज के शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समय से पहले मानसून आ जाने का असर पूरे देश में साफ दिखाई दे रहा है। केरल में मानसून ने लगभग 2.5 सप्ताह पहले दस्तक दे दी और इसके बाद ये अन्य राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अभी मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में फैल चुका है। वहीं सिक्किम में भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम के थिंग और चुंगथांग इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। और मध्य नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण कम से कम 115 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या में वृद्धि होने की आशंका है। बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद बचाव दल ने लापता लोगों की तलाश जारी रखी है। नाइजर नदी के तट पर स्थित मोक्का शहर में और उसके आसपास के दर्जनों घर बह गए हैं और जलमग्न हो गए हैं। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता इब्राहिम औदू हुसैनी के अनुसार हमने अब तक 115 शव बरामद किए हैं और यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार 5000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। रेड क्रॉस ने बताया है कि शहर के 2 बड़े पुल टूट गए हैं। और इस समय एक बड़ी खबर है। मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब्बास अंसारी द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में की गई टिप्पणी पर पुलिस ने जांच के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। इस बार खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, अगर देखिए तो जिस तरीके से अब्बास अंसारी को ये घृणा फैलाने के मामले में, हेट स्पीच मामले में हम अपने संवाददाता विकास से जुड़ेंगे और इस बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन इस बारे में हम आपको बता दें कि मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए अदालत ने दोषी करार दिया है। अब्बास अंसारी द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में टिप्पणी पर पुलिस ने जांच के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। और हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पर और जानकारी देंगे। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, ये 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी जनसभा
में टिकी गई टिप्पणी का मामला है। क्या है ये पूरा मामला और क्या थे बयान और किस तरीके से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब्बास अंसारी की? जी बिल्कुल, ये जो हेट स्पीच का मामला है ये मार्च 2022 का मामला है और इसमें इन्होंने जो वहां पर एक रैली हुई थी उसमें उन्होंने कहा था उस समय कि अब चूंकि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वो उनसे बात करके आए हैं, जो कि यहाँ पर अधिकारी तैनात है उनसे पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा, उन्हें अगले 6 महीने सरकार बनने के बाद ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह सीधी धमकी तमाम उन अधिकारियों को दी थी जो वहां पर तैनात थे। उन्होंने कहा था कि एक एक अधिकारी से बदला लिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और सजा का ऐलान होना है, जिसमें इनके भाई को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। फिलहाल मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को अभी कुछ ही महीनों पूर्व जमानत मिली थी। गैंगस्टर मामले में ये जेल में थे लंबे समय से और हमने देखा कि जिस तरीके से इनके पूरे परिवार का वहां दबदबा रहा है, खास तौर से मुख्तार अंसारी की मौत के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो रसूख था इनका मुख्तार अंसारी का, वो उसके नाम से उस पूरे एरिया में लोग कांपते थे। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद अब लगातार जिस तरीके से देखे पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में कानून ने अपना शिकंजा कसा है, धीरे धीरे जो अकृत्य किए हैं, जो माफिया, जो अपराधी, उसको उसके दोष की सजा मिल रही है। इसी तरीके से पुलिस ने भी एक बड़ा अभियान चलाया है। जो बड़े माफिया हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको सजा कैसे दिलाई जाए। कहीं न कहीं इस मामले में जो पैरवी की गई है पुलिस की तरफ से वो भी प्रशंसा योग्य है। कहीं न कहीं इस मामले में जो दोषी करार दिए गए हैं वो तमाम सारे अधिकारी जो डर सहम जाते थे, दशकों तक उन्होंने इस गुंडा राज को देखा है, झेला है। कई सारे बड़े अधिकारियों ने तो अपने पद से त्याग पत्र तक दे दिया था। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है और आज जब दोषी करार दिया है तो कहीं न कहीं ये न्याय मिल रहा है। जी अश्विनी। विकास, एक चीज और जानना चाहेंगे, अब जब दोषी करार दिए गए हैं तो निश्चित तौर से सजा का ऐलान होगा। सजा का ऐलान कब होगा, कितनी सजा हो सकती है इस मामले में, और फिर इनके राजनीतिक भविष्य पर भी क्या कुछ असर पड़ सकता है? विकास जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर 2 साल से ज्यादा की इनको सजा होती है तो इनको इनकी विधायकी जाएगी, इनको विधायकी से त्याग पत्र देना होगा। फिलहाल तो ये अभी सोहेल देव समाजवादी पार्टी से उस समय विधायक बने थे, क्योंकि उस समय वो सोहेल देव समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, वो अखिलेश यादव के साथ थी उस गठबंधन में। तो फिलहाल ये अभी भी विधायक हैं और चूंकि मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, इनका जो है कह रहे हैं भी दबदबा है, इनकी एक अकड़ थी। जिस तरीके से तमाम सारे मामलों में ये भी इनके खिलाफ और भी मामले चल रहे हैं, जिनमें मार्च 2025 में इनको जमानत मिली थी। फिलहाल इस मामले में इनको दोषी करार दिया गया है। इसके बाद अभी सजा के ऐलान के बाद कितनी सजा होती है, इसके बाद ये साबित हो पाएगी कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी। अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो इनको विधायकी से अपने इस्तीफा देना पड़ेगा, ये अयोग्य करार हो जाएंगे, ये इनको अयोग्य करार कर दिया जाएगा विधानसभा के द्वारा अगर 2 साल से अधिक की इनको सजा दी जाती है। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के बेटे और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, उन्हें करारा झटका लगा। विकास, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी खुद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर की अगर देखें उसी पार्टी से विधायक हैं और इस तरीके के बयान देते हैं, पार्टी भी इनके खिलाफ कुछ नहीं करती और सोहेल देव राजभर पार्टी का भी नजरिया इनके प्रति कुछ विशेष नहीं बदलता है। देखिए अश्विनी, इस मामले में अगर देखा जाए, चूंकि ये विधायक होते हैं, अब ये अपनी तरफ से अगर इनको पार्टी निकालती है तो इनकी विधायकी बरकरार रहेगी। विधानसभा में इनकी गतिविधियां अगर कुछ ऐसी पाई जाती हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उस हद तक पार्टी इंतजार कर सकती है। अगर पार्टी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो इनकी विधायकी वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये तमाम सारे कारण राजनीति में देखे जाते हैं कि अगर पार्टी व्हिप जारी करे किसी को लेकर और ये उसका उल्लंघन करे तब जाकर कार्रवाई की जा सकती है। अगर डायरेक्ट निकाल देते हैं तो इनकी विधायकी बची रहेगी। यही एक बड़ा कारण था कि पार्टी की तरफ से इन पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पार्टी की तमाम सारी गतिविधियों से ये दूर रहते हैं। जो ओपी राजभर की बात है, उनके राजनीतिक मंचों से फिलहाल अभी तक इनकी दूरी बनी हुई है।
और जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आए हैं वो मंत्री हैं और वो अपने कामकाज कर रहे हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं और अंसारी परिवार से फिलहाल उस पार्टी की दूरी बन गई है। और इस मामले में जब दोषी करार दिए गए हैं इसके बाद से ओपी राजभर या उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक अभी तक जो बयान आएगा उससे हम लोग अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से इनसे बराबर दूरी बनाई गई हुई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना हुई थी उसके बाद से, उनकी मौत के बाद से ये जेल में थे और जेल के बाद इनको बाद में जमानत मिली है। अब इस मामले में इनको सजा का ऐलान जब हो जाएगा, दोषी करार दे ही दिए गए हैं, उसके बाद तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां भी नजर आएंगी, ये अयोग्य करार दिए जाएंगे अगर 2 साल से ज्यादा की इनको सजा होती है। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो खबर यह है कि अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया गया है और सज़ा का ऐलान 2 बजे के बाद हो सकता है, और सज़ा अगर 2 साल से ज़्यादा होती है तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योग स्वस्थ जीवन का आधार है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पाचन को बेहतर करने के लिए क्या है उपयोगी आसन, आपको दिखाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे पहला लक्षण है एक मजबूत पाचन तंत्र। आज हम 3 ऐसे आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को हम लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारे राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। उसके लिए हम नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम हमारे काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद यह पोजीशन में हम 5 से 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है पवन मुक्तासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा कर देना है। अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करेंगे। हमारी राइट फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे और पेट की तरफ प्रेस करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करना है एंड रिलैक्स। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलेगा और हमारी पाचन तंत्र भी एकदम मजबूत होगी। और देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। और भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पुरुष 5000 मीटर फाइनल में 1 दशक पुराना टूर्नामेंट का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुलवीर सिंह ने 13 मिनट 24.77 सेकंड का समय लिया और स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत को पूजा ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक के साथ बड़ी सफलता दिलाई है। 18 साल की पूजा ने अपने अंतिम से पहले प्रयास में 1.89 मीटर की छलांग के साथ उज़्बेकिस्तान की सफीना सादुल्लाएवा को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
भारतीय जोड़ी ने विश्व नंबर 1 जोड़ी मलेशिया की गो जे फेई और नूर इजुद्दीन की जोड़ी को 21-17, 21-15 के सीधे गेम में शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने यह मुकाबला महज 39 मिनट में अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी का ये इस सीजन का तीसरा सेमीफाइनल रहेगा और इससे पहले सात्विक और चिराग की जोड़ी इंडिया ओपन और मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचने में कामयाब रही थी। और आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जहां रविवार को टीम का सामना पंजाब किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस की टीम का सफर अब समाप्त हो गया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 288 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने धमाकेदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने टीम के लिए सर्वाधिक 81 रन बनाए, वहीं बेयरस्टो ने 47 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बना सकी। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने 49 गेंद में 80 रन की पारी खेली, वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन का योगदान दिया। मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए। और क्या हो यदि आपके पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप खुद को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर टहलते हुए देखें, जबकि आप वहां कभी गए ही नहीं हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा चेहरा जो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। ये संभव है डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए। डीप फेक अब मनोरंजन मजाक का जरिया भर नहीं रह गया है, बल्कि एक गंभीर साइबर हथियार भी बन चुका है, जिससे आपकी साख, पहचान और यहाँ तक कि आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। आपने मेरे फेस को मल्टीपल एंगल से ले लिया और उस तरीके से डेटा सेट क्रिएट कर दिया। मेरी वॉइस को, मेरे साउंड को, मेरे मेथड्स ऑफ टॉकिंग को या मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को, इन सबको इतनी तरीके से डेटा सेट में क्रिएट कर दिया। इसमें हमने डेटा सेट क्रिएट कर दिया उसी फोटोग्राफ का, उसी पिक्चर का, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उससे जो बुलवाना चाहते हैं उसी की वॉइस में, उसी के चेहरे के साथ दिखाई दे जाएगा। और पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज़ सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है, पर आज मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कई कंसेप्ट्स में हमें रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है और एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी एआई को हमें करना पड़ेगा। और डीफेक तकनीक का दुरुपयोग आपके अपमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अफवाहें फैलाने, ब्लैकमेलिंग करने, यहाँ तक कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भी किया जा सकता है। आप कैसे डीफेक को पहचानें, कैसे बचे अफवाहों से और कैसे इस हाईटेक जाल से बचे, ये जानने के लिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे ज़रूर देखें। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डीप फेक की। नकली वीडियो बनाकर किस तरीके से आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज़ सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं। और जैसे जैसे एल्गोरिदम और बेटर होता चले जाएंगे, मतलब फेक को पकड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।